नमस्कार विद्यार्थियों। तो हमने पिछले वीडियो के अंदर 4.1 का जो पहला प्रश्न था उसमें जो 8 प्रश्न थे उन प्रश्नों को सोल्व किया। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न में आपके 4 प्रश्न हैं और उस चारों प्रश्नों की हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो दूसरे का जो पहला प्रश्न है वो क्या है? पहले प्रश्न में कहा गया कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल दे रखा आपको। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। फिर इसने बोला कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। क्षेत्र की जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, दुगुने से एक अधिक है, एक अधिक है। क्लियर? एक अधिक है तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो देखिए विद्यार्थियों, भूखंड का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। फिर इसने कहा कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो इसका मतलब लंबाई की तुलना किसके साथ हो रही? चौड़ाई की। तो जिसके साथ तुलना होती है उसको हम कल्पना करके मानते हैं कि माना कि चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? चौड़ाई बराबर हो जाएगा आपका x मीटर, क्योंकि मीटर में ये माप दे रखा है आपका प्रश्न के अंदर। तो लंबाई क्या होगी? तो लंबाई हो जाएगी आपकी, लंबाई वो जो है वो चौड़ाई के दुगुने से, तो इसका दुगुना क्या होगा? 2x। दुगुने से एक अधिक है, इसका मतलब +1। तो लंबाई हो गई 2x + 1 मीटर। ठीक। अब आपके पास क्षेत्रफल दे रखा भूखंड का। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का मतलब होता है आयत का क्षेत्रफल, और आयत के क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या होता है विद्यार्थियों? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो भूखंड का क्षेत्रफल हमारे को कितना दे रखा? 528, और लंबाई हमारे पास कितनी है? 2x + 1, और चौड़ाई हमारे पास कितनी है? × x। ठीक। अब इसको इससे गुणा कर दीजिए तो 528 बराबर x को 2x से गुणा करेंगे तो आएगा 2x² प्लस x को 1 से गुणा किया गया x। अब इस 528 को इधर पक्षांतरण कर देते हैं। इसका पक्षांतरण करने पर तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x, और ये प्लस में था इधर आएगा तो -528 बराबर क्या हो गया? 0। तो ये आपका क्या बन गया? द्विघात समीकरण। ठीक। तो इसने बोला था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, तो हमने इसको क्या कर दिया? द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। ठीक। फिर इसने ये कहा कि आपको भूखंड की लंबाई और चौड़ाई भी क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो हम इसको कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से इसको सरल कर सकते हैं, और उनकी लंबाई और चौड़ाई भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इनकी लंबाई और चौड़ाई हम ज्ञात कर रहे हैं। समीकरण हमारे पास में है 2x² + x - 528 बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? अब देखिए गुणनखंड विधि क्या कहती है? बाह्य पदों को गुणा कर दी। तो 528 को हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 528 को 2 से गुणा कर देंगे जाएगा 1056। ये आ गए 1056। अब इस 1056 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? प्लस का x आना चाहिए। तो 2 का भाग लगाएंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, फिर बच गया 1, 8 दूनी 16। क्लियर? फिर 2 का भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, फिर बचा 1, 1 के पास में 2, 6 दूनी 12, फिर बच गया 8, 4 दूनी 8। फिर 2 का भाग लगाएंगे, ये अगर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 6 दूनी 12, फिर बच जाएगा 1, 1 के पास में 2, 6 दूनी 12। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 33। फिर 2 का भाग चलेगा नहीं तो 3 का भाग 11, और अब लास्ट में 11। तो हमें टुकड़े चाहिए थे 2, लेकिन टुकड़े इतने आ गए तो इसको क्या कर दीजिए? मर्ज कर दीजिए। ऊपर से कीजिए, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 2 से गुणा किया 16 दूना 32,
और 11×33, तो ऊपर वाला टुकड़ा हो जाएगा 32 और अंदर नीचे वाले हो जाएंगे 33। देखो 33 में से 32 घटा देंगे तो x बच जाएगा और 33 को 32 से गुणा कर देंगे तो वापस 1056 आ जाएगा। तो आपके टुकड़े क्या हो गए 32 और 33। x है प्लस का, तो बड़े वाले को क्या मानेंगे प्लस का x, छोटे वाले को माइनस का x। क्यों? क्योंकि 33x में से 32x घटा देंगे तो पीछे x बच जाएगा, बस इसको आप हटा दीजिए और ये दोनों टुकड़े ले लीजिए। 2x², फिर हो जाएगा प्लस का 33x, फिर माइनस का 32x, फिर आपका माइनस 528 बराबर क्या हो जाएगा 0। क्लियर? दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप देख लीजिए, 2x² प्लस 33x माइनस 32x और फिर लास्ट में इधर लिखा हमने माइनस 528 बराबर 0। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में जो कॉमन है और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इस दोनों में कॉमन आ रहा है आपका x, तो x का इसमें भाग लगाएंगे आएगा 2x प्लस 33। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, तो इन दोनों इस 33 का भाग 528 में लगा कर देखिए कितनी बार जाएगा, तो हम देख सकते हैं क्या दोनों में देखिए कॉमन देखिए, सॉरी, तो दोनों में कॉमन देखिए 16 कॉमन आ जाएगा इसमें, तो 16 का इसमें भाग लगाएंगे 2x बार जाएगा और 16 का भाग इसमें लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये 33 बार चला जाएगा और प्लस का हो जाएगा 33 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 16 बराबर 0 और ये हो जाएगा 2x प्लस 33 बराबर 0। क्लियर? x बराबर हो गया 16 और इधर जगह 2x बराबर हो जाएगा माइनस 33 और x बराबर हो जाएगा माइनस 33/2 और माइनस में कोई मान भुजा का होता नहीं, इसका मतलब ये तो होगा नहीं, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 16। हमने x किसको माना था, हमने x माना था चौड़ाई को, इसका मतलब चौड़ाई आपकी कितने मीटर हो जाएगी 16 मीटर और लंबाई कितनी होगी, तो 2 इंटू x की वैल्यू कितनी 16 प्लस 1, तो 16 दूना 32 और 1 33, तो 33 मीटर इसका क्या हो जाएगा लंबाई हो जाएगी। ठीक, अगला दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है आपके दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे रखा है आपको 306 दे रखा है। ठीक है, 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल आपके सामने और आपको पूर्णांक ज्ञात करने का बोला है। पूर्णांक दो क्रमागत है मतलब लगातार है और धनात्मक पूर्णांक है, तो हम सबसे पहले कल्पना करेंगे, लिखेंगे कि माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x, भाई धनात्मक है तो x ही होगा, और तो दूसरा क्या होगा बताओ, इसने बोला था, तो दूसरा क्रमागत है तो दूसरा मतलब एक बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1। क्लियर? अब दोनों का गुणनफल दे रखा तो लिखेंगे दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे रखा है विद्यार्थियों 306, गुणनफल बराबर दे रखा आपको 306। ठीक है, अब दोनों हमने कल्पना की थी x और ये, इनको गुणा कर दीजिए x और x प्लस 1, इनका जो गुणनफल है वही तो 306 है, बस x को x से गुणा किया क्या है x², x को 1 से गुणा किया क्या है x बराबर 306 का 306। अब 306 का क्या कर देंगे पक्षांतरण, 306 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस का हो जाएगा 306 बराबर क्या हो गया 0। ये आपका द्विघात समीकरण प्रश्न में कहा गया कि इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, ये हमने कर दिया। फिर इसने बोला कि इसके क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं, तो हम ज्ञात कर लेंगे। अब इसको हम गुणनखंड से सरल करते हैं, बाह्य पदों को गुणा करेंगे, 306 को 1 से गुणा किया x² के गुणा में 1 ही है, तो इनको आपस में गुणा करेंगे 306 ही आएगा।
अब 306 कैसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर प्लस का x लाना है। तो देखिए 306 के हम अभाज्य गुणनफल से टुकड़े कर रहे हैं, 2 का भाग लगेगा, 2 एकम 2, फिर बच गया 1, 1 के पास में 0, 5 दूनी 10, फिर बच गए 6, 6 के अंदर 3 का भाग, 3, अब 2 का भाग और सॉरी 2 का जाएगा नहीं, 3 का लगाएंगे, इसमें चला जाएगा 5 बार, इसमें चला जाएगा 1 बार, ठीक है। अब देखिए वो किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है, 3 का चला जाएगा, 3 एकम 3, फिर बच गए 2, 2 के पास में 1, 7 21, 17 का भाग चला जाएगा। अब गुणा कीजिए, 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 को 3 से गुणा किया 6 3 18, एक टुकड़ा हो गया 18 का और एक टुकड़ा हो गया 17 का। 18 में से 17 घटा देंगे तो बीच वाला x आ जाएगा, प्लस का लाना है, इसका मतलब बड़े वाले को प्लस मानना है, छोटे वाले को माइनस मानना है। तो ये 18x हो जाएगा और ये 17x हो जाएगा। बता दीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 18x, दिखाई नहीं दे रहा तो ध्यान से सुने, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x और माइनस 306 बराबर 0। ये हमने लिख दिया। इन दोनों में अब कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन देखिए आप, साइड में लिख रहा हूं मैं, इन दोनों देखो एक्स स्क्वायर प्लस 18x है, तो इसमें कॉमन आ जाएगा आपका x, एक्स स्क्वायर में से एक चला गया, x का भाग एक्स स्क्वायर में लगाया x बार जाएगा, प्लस x का भाग 18x में लगाएंगे तो 18 बार चला जाएगा, कोष्टक बंद। इन दोनों में कॉमन देखिए तो इसमें कॉमन आएगा माइनस का 17, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 17 का भाग 17x में लगाएंगे तो प्लस का हो जाएगा x, और 17 का भाग 306 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 18 बार, तो ये 18 बार। दोनों कोष्टक के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आपकी समान रहेगी, तो x प्लस 18 दोनों में से एक लिख दीजिए बराबर 0, और जो कॉमन लिया वो लिख दीजिए x माइनस 17 बराबर 0। साथ में पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण किया, दिखाई नहीं दे रहा तो ध्यान रखिए, यहाँ पक्षांतर लिखा मैंने, x इक्वल टू माइनस 18 हो जाएगा ये, और x इक्वल टू 17 हो जाएगा। अभी बात धनात्मक पूर्णांक की हो रही है, इसका मतलब ये तो ऋणात्मक पूर्णांक आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो आपकी वैल्यू होगी नहीं, तो x इक्वल टू 17, तो पहला धनात्मक पूर्णांक कितना होगा विद्यार्थियों, 17 हो जाएगा, और दूसरा कितना हो जाएगा 17 प्लस 1, क्योंकि क्रमागत है तो लगातार होगा, तो दूसरा हो जाएगा 17 प्लस 1 मतलब 18, तो 17 और 18 आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, जो तीसरा प्रश्न है वो दूसरे का तीसरा कर रहे अपन। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ, रोहन की जो माँ है, रोहन की माँ उससे मतलब रोहन से उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है, 26 वर्ष बड़ी है। फिर कहा उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि इनकी जो आयु का गुणनफल है वो अब से मतलब 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद है वो 360 हो जाएगा। पहले हम वर्तमान आयु की बात करें। रोहन की माँ उससे मतलब किससे, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन से 26 वर्ष बड़ी, तो हम ये कह सकते हैं भाई जिससे बड़ी है उससे कल्पना हो रही, तो रोहन से कल्पना हो रही है, तुलना हो रही है, तो माना कि रोहन की आयु को क्या मान लेंगे, x, माना कि रोहन की आयु x वर्ष ही होगा भाई, क्योंकि इससे क्या हुई, तुलना हुई। अब रोहन से वो 26 वर्ष बड़ी है, तो लिखेंगे तो माँ की आयु मतलब रोहन की माँ की आयु वो कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष, तो x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और ये जो दोनों आयु है वो वर्तमान आयु की बात कर रहा है, किसकी है, ये वर्तमान आयु दोनों की, ये दोनों की वर्तमान आयु है। फिर इसने बोला 3 वर्ष पश्चात उनका गुणनफल, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी, 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु 3 वर्ष बढ़ जाएगी, तो अभी रोहन की आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 3 साल बढ़ जाएगी, तो x प्लस 3 वर्ष। उसी प्रकार उसकी माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु वो कितनी हो जाएगी, वो भी 3 वर्ष बढ़ जाएगी, तो अभी वर्तमान में कितनी है, x प्लस 26 है, और 3 वर्ष बढ़ जाएगी, इसका मतलब 26 और ऐड कर 3 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष, ठीक। फिर प्रश्न में ये कहा गया कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगा, तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का
आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल कितना दे रखा है विद्यार्थियों? 360, तो लिख दीजिए 360। अब दोनों की आयु का गुणनफल कर दीजिए। कहाँ गया आपका? 3 वर्ष पश्चात की बात हो, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी थी? x+3, लिखा x+3, और ये हो जाएगा माँ की आयु कितनी है? x+29। इन दोनों की आयु का गुणनफल वो आपका 360 है। क्लियर? अब इसको, इस x को इस पूरे से गुणा करना है और इस 3 को इस पूरे से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा x कोष्टक, x को पूरे से गुणा कर देंगे, x+29, फिर प्लस का 3 है, इस 3 को इस पूरे से गुणा करेंगे तो x प्लस हो जाएगा 29, बराबर में क्या हो गया? 360। क्लियर? अब देखिए इधर लिख रहा हूं मैं, x को x से गुणा किया, क्या आएगा? x², फिर x को 29 से गुणा किया तो प्लस का 29x, फिर +3 को x से गुणा किया तो आएगा प्लस का 3x। क्लियर? और 3 को 29 से गुणा करेंगे, देखो 3 को 9 से गुणा किया 9 × 27, 3 को 2 से गुणा किया 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक, और बराबर में कितने? 360 है। इधर 360 लिखा, दिखाई नहीं दे रहा, ध्यान रहे। x² प्लस 29x और 3x कितने हो जाएंगे? 32x प्लस के 87 बराबर में है आपके 360। तो पक्षांतरण कर देते इसका, इधर भेज देंगे तो x² प्लस 32x प्लस 87 माइनस का हो जाएगा 360 बराबर 0। अब इसमें से घटा दीजिए, कितना आएगा? x² प्लस 32x, अब देखिए माइनस का हो जाएगा 360, 360 में से 87 जाएगा तो देखो कितना बचेगा? 360 में से 87 घटा दीजिए आप, 10 में से 7 गया, कितना हो गया? 3, वापस दिया 9, 16 में से 9 चला जाएगा, कितना बच जाएगा? 7, फिर 1 हो गया, 3 और 1 2, 273, वापस ऐड कर ली, 7 को 3 से 10, 7 8 15 1 16 2 1 3, ठीक है, 273 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये आपके सामने द्विघात समीकरण का एक मूल रूप आ गया। इसके रूप में निरूपित कर दिया, x² प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। अब इसको हम सरल करेंगे, कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। तो साइड में लिख रहा हूं मैं इधर, देखिए, तो हमारे पास समीकरण आया है x² प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। क्लियर? वही गुणनखंड विधि, इसको इससे गुणा करेंगे तो 273 को इससे एक ही है ये, तो 273 ही आएगा। इसको हम क्या कर देते हैं, इधर साइड में लिखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा, सुनिए आप, गुणनखंड करना है, 3 का भाग चला जाएगा, 9 × 27, 3 × 3, फिर 3 का भाग, तो 3 का नहीं जाएगा, ये 7 का जाएगा 13 बार, और 13 का भाग चला जाएगा 1 बार। तो देखिए 3 को 2 7 से गुणा करेंगे, 7 से 21, ऐसे होगा नहीं ये, फिर ये हो जाएगा, इसको हटा देते, 3 को 13 से गुणा किया 13 39, और पीछे बच गया 7, 39 में से 7 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस बड़े वाले को प्लस का मानना है, छोटे वाले को माइनस का, क्यों यहाँ प्लस का चिन्ह है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 39x माइनस 7x और माइनस के 273 बराबर 0। दोनों में कॉमन देख लीजिए, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो x का भाग x² में लगाएंगे तो x बार, प्लस x का भाग x से कट जाएगा 39 कोष्टक बंद, फिर इन दोनों में कॉमन देखिए तो -7 कॉमन आ रहा है, तो 7 का भाग लगाएंगे प्लस का x हो जाएगा, और 7 का भाग इसमें लगाएंगे तो ये जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 39 बार भाग चला जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अभी दोनों में से एक लिखना है, तो x प्लस 39 बराबर 0, और जो कॉमन लिया उनको साथ में लिखना है, तो x माइनस 7 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा -39, और माइनस में कभी आई होती नहीं है तो ये तो होगा नहीं, तो x बराबर हो जाएगा 7। तो ये आपका मान होगा। तो x की वैल्यू 7 आ रही, तो आपने किसकी वैल्यू मानी थी? रोहन की आयु x मानी थी, और वो भी वर्तमान आयु, तो रोहन की वर्तमान आयु कितने वर्ष हो जाएगी? 7 वर्ष हो जाएगी। प्रश्न में क्या पूछा गया? प्रश्न में पूछा गया कि रोहन की वर्तमान आयु, तो बताओ, रोहन की वर्तमान आयु x ही मानी थी, तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष हो जाएगी। ठीक है,
अगला प्रश्न जो अंतिम प्रश्न है इस 4.1 का, दूसरे का जो चौथा प्रश्न है वो क्या है देखिए। चौथा प्रश्न, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की हमें नहीं दे रही, ये ज्ञात करनी है। तो x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी है आपकी, 480 किलोमीटर प्रति घंटा, 480 किलोमीटर है कुल दूरी। तो बताओ इस दूरी को पार करने में समय कितना लगेगा? तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल। तो समय हमारा हो जाएगा, दूरी कितनी है 480 और चाल हमारी कितनी x। तो 480 बटा x घंटे का समय लगेगा इस दूरी को इस चाल से, ठीक। फिर प्रश्न में कहा गया कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यदि x किलोमीटर तो है लेकिन इससे बोल रहा कि 8 किलोमीटर कम होती, प्रति घंटा कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। 3 घंटे अधिक लेती। तो देखिए, तो यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो नई चाल क्या आ जाएगी हमारे पास? वो आ जाएगी, अभी वर्तमान x है, कम होती तो इसका मतलब माइनस हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी वही है आपके सामने, दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, ये दूरी तय करनी है। अब बताओ समय कितना लगेगा? यहाँ पर वही सूत्र, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी आपके पास कितनी 480, चाल आपके पास कितनी है x माइनस 8, ये आपका हो जाएगा घंटे। फिर इसने बोला कि भाई ये जो समय लग रहा था और दूरी चाल कम होने पर जो समय लग रहा है वो इससे कितना 3 घंटे अधिक का समय है ना। तो वे उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो उसका मतलब यहाँ पर अधिक ले रहा है और यहाँ पर कम ले रहा है, तो इस अधिक में से ये कम घटा देंगे। तो ऐसे लिखेंगे 480 बटा x माइनस 8, फिर इसमें से करेंगे माइनस, और ये हो जाएगा 480 बटा x, ठीक। और बराबर में कितने घंटे अधिक ले रहा है? तो 3, ये 3। भाई यहाँ अधिक समय लिया जा रहा है या कम समय लिया जा रहा है, तो अधिक में से कम घटा देंगे। और कितने घंटे अधिक ले रहा है? भाई 3, ठीक। अब दोनों के लसाअ देख लीजिए, इधर लिख देता हूं मैं। इन दोनों का लसाअ देखिए क्या आएगा, दोनों का लसाअ आ जाएगा आपका x कोष्टक x माइनस 8 बटा x माइनस 8 का भाग इसमें लगाएंगे, कट जाएगा, फिर बचेगा x को 480 से गुणा करेंगे, ये जाएगा 480x। फिर x से ये x कट जाएगा, x माइनस 8 बचेगा, x माइनस 8 को 480 से गुणा करेंगे तो माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा 480, फिर कोष्टक में लिख दीजिए x माइनस 8, ठीक है। बराबर में क्या है 3। अब इसको सरल करते हैं, 480x माइनस 480 को x से गुणा करेंगे तो माइनस का 480x, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, और 8 से गुणा करेंगे 0, 8 को 0 से गुणा किया 0, 8 को 8 से गुणा किया 8 8 64, फिर 8 को 4 से गुणा किया 8 32, 32 और 6 कितने हो जाएंगे 38, क्लियर। और बराबर में क्या है आपका 3, और नीचे क्या है देखिए, x को x से गुणा किया x स्क्वायर, और x को माइनस 8 से गुणा किया तो माइनस 8x, प्लस का 480x से माइनस का 480x कैंसिल, ऊपर बचा आपका 3840 बटा नीचे क्या बचा x स्क्वायर माइनस 8x, और इधर क्या बचा आपका 3, इसके नीचे कुछ भी नहीं, क्या लगा देंगे वज्र गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा वज्र गुणा करने पर, क्लियर। अब इसका वज्र गुणा करेंगे तो देखिए साइड में लिख रहा हूं मैं, उधर इस 3 को इस पूरे से करेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा
3 को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो 3x², और 3 को -8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24x, और 1 को 3840 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3840। उधर पक्षांतरण कर देते हैं, 3x² माइनस 24x, ये माइनस का हो जाएगा 3840 बराबर में 0। समीकरण को हम छोटा कर सकते हैं, 3 का भाग पूरे में जा रहा है तो ये हो जाएगा x², 24 में कितनी बार चला जाएगा 8 बार, माइनस इसमें 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर बच गए 2, 2 के अंदर पास में 4, 6 चौक 24, 6 चौक 24 होगा, 8 3 24 होगा, सॉरी 8 बार जाएगा फिर 0 बराबर में हो जाएगा 0। एक बार वापस देखो, देखिए 3 से इसको छोटा किया तो 3 का भाग इसमें चला जाएगा तो x² होगा, इसमें जाएगा 8 बार, इसमें 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, फिर बच गए 2, 2 के पास में ये रखा 4, तो ये हो गया 8 3 24, 8 बार, 0 का 0 बराबर। आपके सामने द्विघात समीकरण के रूप में इसको प्रदर्शित कर दिया। अब इसको हम कौन सी विधि से गुणनखंड से सरल कर सकते हैं, 1280 को इससे गुणा करेंगे, देख लीजिए 1280 आएगा, इसके आपको टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर -8 आना है, 2 का भाग लगाया 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 0, फिर 2 का भाग लगाया 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 0, फिर 2 का भाग ये हो जाएगा 160, फिर 2 का भाग ये हो जाएगा आपका 80, फिर 2 का भाग 40, फिर 2 का भाग 20, फिर 2 का भाग 10, फिर 2 का भाग 5, फिर 2 का भाग 5 का भाग 1। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिखाई नहीं दे रहा तो देख लीजिए आप, 1280 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। इतने टुकड़े आ गए, लेकिन टुकड़े चाहिए हमारे को 2, तो मर्ज करते हैं। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 2 से गुणा किया 16 दूना 32, और 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 को 2 से गुणा किया 20, 20 को 2 से गुणा किया 40, तो ये हो गया 40, ऊपर आ गया 32। 2 टुकड़े हो गए, 40 में से 32 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन माइनस का लाना है, इसका मतलब बड़े को माइनस और छोटे को प्लस करना है। ठीक है, यहाँ पे माइनस लाना है। ठीक है, इसको रख कर दो, तो टुकड़े आपके पास क्या आ गए, टुकड़े आपके पास आ गए x² माइनस 40x प्लस का 32x और माइनस 1280 और बराबर में क्या लिखना 0। ठीक है, इन दोनों में कॉमन देख लीजिए, इन दोनों में कॉमन देख लीजिए, तो x कोष्टक x माइनस 40 हो जाएगा, क्यों x का भाग इसमें लगाया x बार जाएगा, इसका x का भाग 40 माइनस 40 x में लगाएंगे तो माइनस का 40 प्लस है 32, इसमें कॉमन आ जाएगा 32, तो ये हो गया x, और 32 का भाग माइनस 1280 में लगाएंगे तो ये भाग माइनस 40 बराबर 0। इन दोनों में देखो 1 लिखना है तो x माइनस 40 बराबर 0, और इन दोनों में 1 लिखना है x प्लस 32 बराबर 0। दोनों में देखिए तो x बराबर हो जाएगा पक्षांतर किया तो 40, तो x बराबर हो जाएगा माइनस। अब चाल कोई माइनस में तो होती नहीं है, इसका मतलब ये होगा नहीं, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 40। प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए, x किसे माना हमने, रेलगाड़ी की चाल ही माना, तो हम ये कह सकते हैं कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस प्रकार ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार हमने इस प्रश्नावली को पूरा ढंग से पढ़ा है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिन प्रतिदिन आपको टेंथ क्लास की जो जितनी भी जो प्रश्नावली है वो सब आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।